गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। लगभग 1 महीने के बाद इकोनॉमिक्स की जो क्लास जहाँ से छोड़ी थी वहीं से फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स सेक्टर के जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर थे इंडियन इकोनॉमी के, उसमें से 2 आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से और औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो लगभग इसके सारे पार्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। इन इंडियन इकोनॉमी का जो बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर और है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब म्यूट कर दिया, क्योंकि इसी क्षेत्र को अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, जो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो पूरी तरह से सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। तो क्षेत्र बड़ा जरूर है। एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़े हैं, लेकिन जो इस समय वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तुम लोगों के चैट मुझे अभी दिख रहे हैं। हाँ, तो वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सेवा क्षेत्र है वो चूंकि जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के ड्राइवर की तरह इस समय वर्तमान समय में काम कर रहा है। हाँ आशवानी, अभी मैं कमेंट देख रही हूँ। अभी मेरे सामने चल रहा है कमेंट, क्योंकि मैंने मोबाइल में भी चला लिया है तो मुझे अब कमेंट्स दिख रहे हैं। इन जनरल जब मैं लैपटॉप पे आप लोगों के सामने लाइव होती हूँ तो मुझे कमेंट्स नहीं दिखते थे, लेकिन अब मुझे अभी मैंने दोनों पे अपने खोल लिया है, मोबाइल पर भी, तो इसलिए आशवानी लाल दास अब मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। रितेश मिश्रा, सभी को बहुत बहुत अभिवादन, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अभी हम आते हैं सेवा क्षेत्र पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र, लेकिन बहुत छोटा और बहुत फास्ट ग्रोइंग क्षेत्र। इस क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे इकोनॉमिक्स में, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्षेत्र पर, इकोनॉमी के किसी पार्ट पर, किसी भी क्षेत्र में जब आप डिस्कस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसे विश्लेषित करते हैं, तो बहुत ध्यान से एक चीज समझ करके करिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी पार्ट हम पढ़ते हैं किसी विषय का, तो
प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए खास तौर से प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं, और जब वो मेंस में वही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो उनके आंसर लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मैं इसमें साथ साथ आपको बताती चलूंगी, जब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा रही थी तब भी मैं आपको बता रही थी, साथ साथ बताती चल रही थी कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन प्री में ज्यादा आता है या किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जब आप उसे मेंस में देखते हैं तो आप उसको जब एनालाइज करते हैं तो किस तरह से करते हैं। बिल्कुल वही सेवा क्षेत्र पर भी लागू होता है कि जब आप सर्विस सेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड जो करंट डेटा है या पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, कोई मेजर चेंज हुआ है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई पॉइंट है जो जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ है, तो वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप उसे मेंस के हिसाब से देखते हैं तो वो स्वॉट एनालिसिस हर क्षेत्र की करनी जरूरी होती है। स्वॉट एनालिसिस अगर आप हर सब्जेक्ट में आप करना शुरू कर दें, हर सब्जेक्ट में नहीं, इकोनॉमिक्स में खास तौर से हर पार्ट में अगर करना शुरू कर दें, तो जब आप मेंस के पर्पज से देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कैसे टेक्निकली हैंडल किया जा रहा है, ये सारी चीजें अगर एक बार डिस्कस करके अपने दिमाग में उसके पॉइंट्स बना लेते हैं तो आप मेंस में उसे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। प्री में तो आपको केवल पॉइंट्स में आपको डेटा होता है और उसमें आपको टिक लगाना होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम सेवा क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो हमारे आज के इस लेक्चर के कंटेंट हैं वो उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसकी ग्रोथ कैसी रही है, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुआ है। ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। नमस्ते सोनू, शोभना, मधु, सभी को गुड आफ्टरनून। इसके बाद सेवा क्षेत्र में भी जो डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं, है ना, क्योंकि सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा कैटेगरीज हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। तो सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं यानी सब सेक्टर्स हैं, उनमें कोई सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेक्टर बहुत ग्रो करता है, कोई सेक्टर कम ग्रो कर रहा है, यानी विद इन सेक्टर भी इम्बैलेंसेस हैं। तो कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रगति कर रहा है तुलनात्मक रूप से, कौन कम प्रगति कर रहा है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेवाएं हैं, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें जो ग्रोथ हुई है, जैसा आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सबसे तेज विकास जो हुआ है वो सर्विस सेक्टर का हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों, ऐसे कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इतनी तेज विकास हुआ सर्विस सेक्टर का, बाकी क्षेत्र इससे पीछे रह गए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रोजगार में सेवा क्षेत्र का क्या हिस्सा है। ऋषभ गुप्ता, हरिशंकर ओझा, सभी को नमस्कार। पुष्पेन तिवारी, गुड आफ्टरनून। रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डेवलपिंग जो इस सेक्टर का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सब सेक्टर है वो आईटी सेक्टर, उसमें जो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज आई हैं, गवर्नमेंट ने जो रिलेटेड पॉलिसीज उससे बनाई हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड इसको सपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो है जो सर्विसेज का ट्रेड होता है ना, जो सर्विसेज का ट्रेड होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या सिचुएशन है। और जो इस समय सबसे बर्निंग इशू है, ध्यान रखिएगा, जो बर्निंग इशू है
वो सेवा क्षेत्र में विकास पथ की धारणीयता का है, सस्टेनेबिलिटी का है। इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है इस समय, वर्तमान समय में, और क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं इस पर। तो अभिषेक, हाँ अभिषेक, मैं इस समय तुम लोगों के चैट पढ़ रही हूँ साथ साथ, लेकिन ध्यान बंटता है, तो मैं अभी मैं तुम लोगों की नमस्ते और गुड आफ्टरनून तो ले रही हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा चैट तुम लोगों के नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि फिर मेरा ध्यान बटेगा और मैं अपना लेक्चर प्रॉपरली तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है धारणीयता का, सस्टेनेबिलिटी का, कि जो सोशल सेक्टर इतना ग्रो किया है, तो उसकी धारणीयता की क्या स्थिति है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों के साथ जो डिस्कस करनी है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बताऊंगी सर्विसेज के ट्रेड पर डब्ल्यूटीओ का नियम, जो अगर अभी आएगा आगे। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे शुरू करते हैं अपना सर्विस सेक्टर। जब आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दिया था, तभी आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, मुख्य रूप से कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसके तीन ही क्षेत्र होते हैं, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो लेकिन ये आप लोगों को इन जनरल बताया हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वर्तमान समय में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है। अब इसमें दो सेक्टर और ऐड किए गए हैं, वो है क्वार्टरनरी और क्वीनरी, यानी चतुर्थक सेक्टर और पंचम क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि चतुर्थक क्षेत्र यानी जो चतुर्थक क्षेत्र है क्वांटनरी, और पंचम जो है क्विनरी, इन दोनों क्षेत्रों को हम, जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बताता है, वो इन दोनों को सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही बताता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही रखता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, जो अभी समय नए नए विश्लेषण करने वाले लोग हैं, अब इस सर्विस सेक्टर के ही उन्होंने तीन पार्ट कर दिए हैं, जिसमें एक तो मेन ट्रेडिशनल था, जो एक्चुअली सर्विस सेक्टर में आता है, जिसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, और दो पार्ट और कर दिए इसमें, तो चतुर्थक और पंचम। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें जैसा पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पूरी तरह से प्रकृति के प्रदत्त, जो प्रकृति देती है रॉ मटेरियल, उस पर बेस्ड जो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, जो ये वर्गीकरण है, ये आपको पता है कि ये वर्गीकरण किस पर है, ये वर्गीकरण उत्पादन पर आधारित है, प्रोडक्शन पर आधारित है। तो पहला क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था का माना जाता है, वो है प्राथमिक क्षेत्र, जो प्रकृति के द्वारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जिसमें जैसे आपने एग्जाम्पल में टेबल में आप देख रहे हैं ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिसको हम कहते हैं माइनिंग, खनन। तो ये फार्मिंग, फिशिंग, फिशरीज, और इसके अलावा फॉरेस्ट्रीज, जितनी सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों से होती हैं, उनसे उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, वो सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है, जो कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें फिनिश्ड गुड्स आती हैं, यानी जो जो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है, जो प्राइमरी सेक्टर उत्पादन करता है, उसको एज ए इंटरमीडियरीज ले करके, जैसे माइनिंग होती है तो कच्चा लोहा मान लीजिए निकलता है, कच्चे लोहे को जब उससे कोई मशीन बनाई जाती है, कोई टूल बनाया जाता है, यानी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में उसे लाया जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में। एक पूरा लेक्चर मैं इस पर ले चुकी हूँ आप लोगों का, जो औद्योगिक किस किस तरह से सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। तो फिनिश्ड गुड्स या द्वितीय क्षेत्र जो है, वो आता है उसमें, जिसमें रॉ मटेरियल की तरह क्या यूज होता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन किया जाता है वो यूज किया जाता है, और उसको यूज करके जब फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं, तो उसमें विनिर्माण का क्षेत्र है ना, यूटिलिटीज के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं,
पक्की पक्की मिट्टी का ईंट जो है ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि वो फिनिश्ड गुड्स होती हैं। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। फिर तीसरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र, वो है सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। तो जिसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। अभी जब पूरा सेक्टर हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होती हैं सेवाएं, क्या होती हैं। तो अभी ऊपर के जो दोनों आप पढ़ रहे हैं, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, उसकी विशेष बात क्या है? उसमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसे आप देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, है ना। लेकिन तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, और सेवाएं कैसी होती हैं? इंटेंजिबल, यानी जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते। कोई डॉक्टर जब आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे उस सर्विस को केवल, यानी जो प्रोड्यूस होता है उसको सिर्फ आप फील करते हैं, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। तो सर्विस, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब जैसा अभी आपको बताया कि मॉडर्न टाइम में इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तीन भागों में बल्कि बांटा गया। तो एक तो टर्सरी सेक्टर का या तृतीय क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का वो भाग है जिसमें तमाम तरह की ट्रेडिशनल जो सर्विसेज हैं वो आती हैं, जिसमें रिटेल है ना, खुदरा व्यापार, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, संचार है, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी और तमाम तरह की हैं, रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट यानी जो भवन निर्माण करती किया जाता है, इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट सर्विसेज होती हैं, ध्यान रखिएगा। भवन का निर्माण यानी भवन को खड़ा करना, यानी उसमें कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि नीलेश नेशनल इनकम इसके बाद शुरू करूंगी, अभी सर्विस सेक्टर खत्म होने के बाद। तो रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, ये सब के सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो अब अलग क्या किया गया? चतुर्थ क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की सेवाएं डाल दी गई। आशीष, नाई के द्वारा बाल कटवाना, टाइम वेस्ट मत करो बच्चे, अगर इस तरह से टाइम वेस्ट करोगे तो ये पूरा सेक्टर खत्म नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से नाई अपनी सर्विसेज देता है तो वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्र कहलाता है नॉलेज सेक्टर, उसको जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है नॉलेज सेक्टर। ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज की, टर्सरी सेक्टर का एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का क्षेत्र है टर्सरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर जिसको हम चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं, जिसमें नॉलेज सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, जिसमें एजुकेशन आता है। पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो ऑफिस के बिल्डिंग में बैठ करके काम करते हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में जो सर्विसेज दी जाती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, है ना, ये सब के सब, थिएटर है, थिएटर में जब ड्रामा या इस तरह की चीजें होती हैं तो ये में क्या होता है, ये सर्विसेज है, मनोरंजन है, मनोरंजन एक सर्विस है। तो ये भी किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। लेकिन तृतीय क्षेत्र में के किस पार्ट में? जो क्वार्टनरी कहलाता है, यानी चतुर्थक एक्टिविटी कहलाता है, उसके अंतर्गत ये रखा जाता है। तो ऐसी सारी चीजें जो नॉलेज बेस्ड है ना, इन सबको, या जैसे अकाउंटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सब के सब रखे जाते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। उसके बाद आप छोटा सा एक और पार्ट देख रहे हैं, क्विनरी, जहां एक छोटा सा और हेडिंग मैंने डाल रखी है नीचे, क्विनरी एक्टिविटीज, क्वाइनरी एक्टिविटीज, या जिसको पंचम क्षेत्र अब आजकल कहा जाने लगा है। क्वाइनरी सेक्टर जो है वो अर्थव्यवस्था का वो पार्ट है जिसमें, नोट करके रखिएगा इस बात को, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्विस सेक्टर पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पंचम क्षेत्र है या क्विनरी एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज हैं जहां पे टॉप लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र दोनों सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं।
दोनों सेवा क्षेत्र के पार्ट हैं, लेकिन दोनों को अलग करके इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि इनमें थोड़ा सा अलग क्वालिटीज थी। तो एक ऐसी जिसमें नॉलेज इन्वॉल्व हो, ऐसी सेवाएं जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो, ऐसी सेवाओं को रख दिया गया चतुर्थ क्षेत्र में, इसीलिए उसे नॉलेज सेक्टर भी कहा गया। और पंचम क्षेत्र जो है, जिसको क्वाइनरी एक्टिविटीज कहा जाता है, ये वो क्षेत्र है जिसमें टॉप लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, जैसे गवर्नमेंट करती है ना। उसके अलावा जो इंडस्ट्री में टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मीटिंग्स होती हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, जो वाइस चांसलर के थ्रू बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, उसमें वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब के सब अब पंचम क्षेत्र में रखी जाती हैं, क्योंकि ये सब डिसीजन के लिए हैं और टॉप लेवल डिसीजन है जो पूरी पॉलिसी बनाता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वो सर्विसेज आती हैं पंचम क्षेत्र में जो क्रिएशन या रीअरेंजमेंट या इंटरप्रिटेशन या जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको कैसे इंटरप्रेट करें। डेटा अगर अवेलेबल है तो उसको, जैसे आरबीआई ने अगर डेटा कलेक्ट किया, आरबीआई को डेटा अगर आरबीआई ले आई है तो उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करें। हाँ, फिलहाल तो 3 ही सेक्टर होते हैं, लेकिन 3 सेक्टर में सर्विस सेक्टर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है यूपीएससी एग्जाम के लिए खास तौर से, क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए ही मैंने इसे अलग किया है, बाकी तो मेनली 3 ही सेक्टर होते हैं। ट्रेडिशनली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ही क्षेत्रों का है। सेवा क्षेत्र को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, उसमें चतुर्थक और पंचम क्षेत्र आते हैं, जिसमें आप ध्यान रखिएगा चतुर्थक क्षेत्र वो है जो नॉलेज बेस्ड है, जिसमें एजुकेशन आती है, पब्लिक सेक्टर आता है, हॉस्पिटल आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, और पंचम क्षेत्र में वो सारी सेवाएं आती हैं जो डिसीजन लेती हैं। तो इस प्रोफेशन को एक और टर्म ध्यान रखिएगा, गोल्ड कॉलर। अभी आगे मैं बताऊंगी तमाम तरह के, क्योंकि आपको पता है कि सर्विस सेक्टर जॉब जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब कहलाती है ना, व्हाइट कॉलर जॉब इसे कहते हैं। आगे अभी मैं डिस्कस करूंगी इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्विस सेक्टर में ही विशेष रूप से कई कॉलर जॉब अब कहलानी जाने लगी हैं, कभी हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आए, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पंचम क्षेत्र है, जो जिसको हम क्वाइनरी एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें टॉप लेवल डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें तमाम तरह के कंसल्टेंट्स होते हैं, जिसमें रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं। आप लोग जब आईएएस बन जाओगे तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में आओगे पंचम क्षेत्र में, क्योंकि आप बड़े बड़े डिसीजन लोगे। जैसे डीएम बनता है तो डीएम अपने जिले के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेता है, कमिश्नर है वो अपने जिले के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीजें आती हैं पंचम क्षेत्र में, और इसको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब में ही गोल्ड कॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड कॉलर कहा जाता है इसको। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट है दूसरी बात, सनराइज इंडस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। जो ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल ग्रोइंग सिचुएशन में होती है, लेकिन अभी इसमें एक्सपेंशन के बहुत सारे इसमें इतना फोकस, इसमें बहुत सारा अभी अवसर इसमें इतना होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं बहुत ज्यादा ग्रो करने की। अगर ये सनराइज इंडस्ट्रीज इस समय जो भारत में है, उनमें से अगर आप जो मेन सनराइज इंडस्ट्री भारतीय इंडियन इकोनॉमी में गिनी जाती हैं, उनमें से अब अगर आप देखें जिनको अलग से आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये भारत सरकार के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा अलग से आइडेंटिफाई की हुई इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो इनमें से अगर आप देखिए, अगर आपके सामने ये 7 इंडस्ट्री हैं, तो 7 में से 5 इंडस्ट्री किसकी है? सेवा क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की, जिसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है। ये 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो बहुत ग्रोइंग स्टेज में भी हैं, और इनमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है,
ओके, अभी गोल्ड कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी, अभी जब आएगा ये आगे तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं इसके अंदर भी, जिनमें अभी बहुत ज्यादा ग्रो करने की संभावना है, जो छांटे गए हैं अलग से, इसमें एक तो है लॉजिस्टिक सेवाएं और दूसरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा अति महत्व इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन सैंक्शन किए जाएं सरकार की तरफ से। ये ऐसा कहा जाता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इसमें से लॉजिस्टिक का मतलब अगर आप जानते होंगे, लॉजिस्टिक है जब आप, या यूं समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्शन जब होता है उस प्रोडक्शन को आपके घर तक जो पहुंचाने वाली सर्विसेज हैं उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज। अगर इस तरह से भी समझें कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उस जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहां से एक ऐसी सर्विस देने वाली कंपनी है जो वहां से सामान ले करके आपके घर तक पहुंचाती है। तो ये कंपनी जो है किसमें आती है, लॉजिस्टिक सेवा में, इसको ये ध्यान रखिएगा। दूसरे इसी के अंतर्गत आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस समय दी जा रही है सर्विस सेक्टर में। इसके अलावा इसके अलावा जो संगठित क्षेत्र में जो रिटेल चेन है, जो डीलरशिप है, ये सब के सब इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, खान पान से संबंधित जो चेन्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हेल्थ सेक्टर, जैसे अभी कहा, हेल्थ सेक्टर, केयर, देखभाल जिसको केयर कहते हैं, और डायग्नोस्टिक सेक्टर है, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं, इन सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर के अंतर्गत दी जा रही है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है पर्यटन से रिलेटेड, उसको भी इस समय प्रमोट करने की गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। और आईटी सेक्टर तो है ही, आईटी सेक्टर और आईटी को सपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसके अलावा जो ब्रांड हैं और ब्रांड की जो फ्रेंचाइजीज तमाम लोग लेते हैं, है ना, एक कोई ब्रांड अगर डेवलप हो जाता है तो उसके तमाम सारी फ्रेंचाइजीज अलग अलग शहरों में खुलती हैं, ये सारी भी इसी के अंतर्गत आती हैं। नॉट लुकिंग क्लियर, व्हाई नॉट लुकिंग क्लियर? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा भाई? मुझे तो क्लियर दिख रहा है। ओके, उसके अलावा जो ई कॉमर्स है, जो इस समय सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, ई कॉमर्स, इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये था इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि सर्विस सेक्टर एक्चुअली है क्या, है ना, किसको हम कहते हैं सर्विस, और सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है। तो ये इकोनॉमी का वो पार्ट है जो इनटेंजिबल गुड्स, ओके ठीक है, ओके, जो इनटेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, जब हम जीडीपी कैलकुलेशन आप लोगों को बताया था तो उस समय ये बताया था कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, कि दो चीजों का उत्पादन होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। तो वस्तुओं का उत्पादन तो दो क्षेत्र में होता है, प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में। सेवाओं का उत्पादन किसमें होता है, तो टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र में। और ये एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमी का जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिन्हें आप देख नहीं सकते, अभी जैसा बताया था, इनटेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन ये करता है। इसके बाद ये इकोनॉमी का वो पार्ट है ऐसी जिसमें वस्तुएं क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, वस्तुएं आप देख नहीं सकते, यानी जो प्रोडक्शन होता है वो आप उसे देख नहीं सकते। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो एडवाइजरी अपनी देते हैं, जो आ, जो विचार विमर्श सम्मिलित होता है इसमें। उसके अलावा इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, यानी ये इकोनॉमी का सॉफ्ट हिस्सा है, सॉफ्ट पार्ट है इकोनॉमी का। हार्ड पार्ट कौन सा होता है, जिसमें वस्तुएं उत्पादित होती हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। सॉफ्ट पार्ट हम हमेशा उसी पार्ट को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता,
है ना। जैसे आप कंप्यूटर देखते हो तो कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर तो आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको दिखाई नहीं देता, आप केवल फील कर पाते हो। जैसे कोई ऐप डाउनलोड करते हो आप, तो उसमें जो कुछ भी चीजें हैं वो आप सिर्फ फील कर सकते हो, हार्ड पार्ट को आप हाथों से छू सकते हो। तो वस्तुएं जितनी होती हैं वो हार्ड पार्ट होती हैं इकोनॉमी की, जबकि जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर। इसके अलावा लोग इसमें क्या करते हैं, नॉलेज अपनी खर्च करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, है ना। पोटेंशियल, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें व्यक्त की जाती हैं, यानी किसके फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में। इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो उत्पाद के बजाय सेवाओं का होता है, जैसा अभी आप लोगों को बताया। और जैसे सभी व्यवसायों में होता है वैसे इसमें भी होता है कि अंतिम उपभोक्ता तक जो सर्विसेज हैं वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सके। सूचना, जैसे सूचनाओं का उत्पादन है, सूचनाओं का उत्पादन भी एक तरह की सेवा मानी जाती है ना। जबकि जो कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो सूचनाओं से संबंधित, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तमाम सारी सूचनाएं आपको मिल रही हैं। जब आप गूगल सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर है वो। तो जो सर्विस इस तरह की प्रोवाइड कर रहा है उसको कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो सेवा से संबंधित नहीं, उसे चतुर्थ सेवा सर्विस सेक्टर के फोर्थ पार्ट में रखते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये क्षेत्र ऐसा है, अर्थव्यवस्था का ये क्षेत्र, जिसमें तमाम तरह की सेवाएं ऐसी सम्मिलित होती हैं जो भौतिक वस्तुओं पर बेस्ड नहीं होती हैं। नॉट लुकिंग क्लियर, वाई नॉट लुकिंग क्लियर रजनीश? बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है? uh, जिसको भी डेप्रिसिएशन समझना है, अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन समझना है, मैम बिल्कुल क्लियर हो रहा, ओके हाँ ओके भाई, कंफ्यूज मत करो तुम लोग। जिसको नहीं तो मैं चैट पढ़ना बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर इससे नुकसान आप ही लोगों का होगा। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज पढ़नी हो तो आप उसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो मैंने पढ़ाया था उसमें आप पढ़िएगा। मैंने डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन अगर दोबारा पढ़ना होगा तो उसे बाद में फिर आपको बता दूंगी। ओके, तो टर्सरी सेक्टर सेवाओं के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं। जब हम जैसे वस्तुएं खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं और उसके बदले में वस्तुएं ले लेते हैं। लेकिन उसी तरह से वो सारी क्रियाकलाप, जब हम पैसा देकर के कोई उत्पादन नहीं खरीदते बल्कि क्या करते हैं, कोई काम करवाते हैं, है ना, कोई भी अपना काम करवाते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं पैसा देके, तो वो स्पेशलाइज्ड लोगों से उनके स्किल का उपयोग करके जब हम अपना कोई काम करते हैं और उसके बदले में हम पैसे देते हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं देंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सर्विसेज के अंतर्गत वो सभी क्रियाकलाप आते हैं जब हम पैसे दे करके कोई उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि अपना कोई काम करवाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, इंजीनियर्स की लेते हैं, वकीलों की लेते हैं, आर्किटेक्ट्स की लेते हैं, टीचर्स की लेते हैं, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, है ना, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हम लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो आने वाली सेवाएं जनरल, मैं नाम इसमें आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाइट कॉलर जॉब और पिंक कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब या गोल्ड कॉलर जॉब, इन सबका क्या मतलब है। तो तृतीय क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, इस सर्विस में आने वाली जो ओके जो सर्विस सेक्टर में आने वाले जो एक्टिविटीज हैं उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और सर्विस सेक्टर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सबसे ज्यादा एक्टिविटीज वाला क्षेत्र कहा जाता है। इतनी एक्टिविटीज ना तो प्राइमरी क्षेत्र में होती हैं और इतनी एक्टिविटीज ना तो सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा
जैसे सबसे पहला है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, प्रतिभूतियां आप खरीदते बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, रियल एस्टेट सर्विस जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, होटल और रेस्टोरेंट जितने हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वैज्ञानिक सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज अगर आप किसी की हायर करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है। अपशिष्टों का प्रबंधन जो आता है, अपशिष्ट यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज, सोशल सर्विसेज जितनी हैं वो सबके सब इसके अंतर्गत आती हैं। आर्ट्स और मनोरंजन की जो सर्विसेज हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। व्यापार, बिजनेस पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता है। व्यापार क्या है? जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बिजनेसमैन क्या करता है, जो व्यापार करता है वो जो खुदरा व्यापार करने वाला है या होलसेल का व्यापार करने वाला है वो इंडस्ट्री से लेकर के आता है वस्तुओं को और कंज्यूमर तक अल्टीमेटली पहुंचाने का काम करता है। पर्यटन इसके अंतर्गत आता है, होटल रेस्टोरेंट तो इसके अंतर्गत आते ही हैं। शिपिंग यानी जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जब जहाजों के द्वारा भेजा जाता है, शिपिंग इसके अंतर्गत आती है। पोर्ट सर्विसेज इसके अंतर्गत आता है, पोर्ट यानी बंदरगाह की सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग, जो सीएज हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। ऑडिटिंग सर्विसेज, इसके ऑडिट होते हैं तमाम तरह के अकाउंट्स के, वो इसके अंतर्गत आता है। अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज वो सब इसके अंतर्गत आता है। कानूनी सेवाएं अगर आप लेते हैं किसी की वो भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी तरह की कंसल्टेंसी कोई देता है या लेता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और निर्माण, ध्यान रखिएगा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। रियल एस्टेट सर्विसेज भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें। अब इसके बाद इसमें एक चीज जो मैंने लिखी हुई है कि दिस सेक्टर जॉब्स आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब, यानी इस क्षेत्र की, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन देखा है मैंने जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्षेत्र में जो सर्विसेज हैं इनको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। कभी प्रश्न पूछा जाता है, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप भी जाओगे व्हाइट कॉलर जॉब में। अगर आप आईएएस बनते हो, पीसीएस बनते हो या किसी भी वर्ग में अधिकारी बनते हो तो आप भी व्हाइट कॉलर जॉब में जाएंगे, आप भी सेवा क्षेत्र में जाएंगे। तो आप जब सेवा क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो आप भी व्हाइट कॉलर जॉब में जाएंगे। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाइट कॉलर जॉब क्या है, तो क्यों है, इसे व्हाइट कॉलर जॉब क्यों कहा जाता है, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो आप बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि सेवा क्षेत्र को व्हाइट कॉलर जॉब क्यों कहा जाता है, अगर किसी को पता हो तो बताओ। सेवा क्षेत्र को व्हाइट कॉलर जॉब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल है ना, हाईली प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा नॉलेज के बाद, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ये सर्विस जो है वो, इस सर्विस में व्यक्ति चुना जाता है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। अब जितनी जितनी सर्विसेज हैं आप सब में देखिए, जितनी सर्विसेज हैं इन सब में मैक्सिमम ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अलावा 3 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, पिंक, गोल्ड एंड ब्लू। ठीक है, तो पिंक क्या है? पिंक ये भी 3 कॉलर जॉब कहलाती है। पिंक कॉलर जॉब, मैंने सोचा आपको यहीं पर इनका डिफरेंशिएशन भी बता दूं, जिससे कभी अगर आप लोगों को अगर यस फाइनल डिसीजन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तो अगर जो पिंक कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब है या गोल्ड कॉलर जॉब है, इनमें सब में अंतर क्या है, तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि व्हाइट कॉलर जॉब पूरे सर्विस क्षेत्र के लिए कही जाती है, पूरे सेवा क्षेत्र के लिए। व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत पिंक कॉलर जॉब और गोल्ड कॉलर जॉब आते हैं। ब्लू कॉलर जॉब बिल्कुल अलग है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब में प्रोफेशनलिज्म की और डिसीजन मेकिंग की बहुत जरूरत होती है, तो इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर जॉब में रखा जाता है।
ब्लू कॉलर जॉब जो है जस्ट अपोजिट है, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनलिज्म या बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्किल डिसीजन मेकिंग में जिसकी जरूरत नहीं होती है, उसको ब्लू, जिसमें मोस्टली लेबर आता है, स्किल लेबर भी और नॉन स्किल, टेक्निकल लेबर नहीं आता, ध्यान रखिएगा इसमें। टेक्निकल जो हाईली टेक्निकल सर्विसेज में अपनी जॉब देते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल हैं, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं ब्लू कॉलर में, वो सब के सब व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब में वो व्यक्ति आते हैं जिनमें जो प्योरली लेबर क्लास, जिसमें जो नॉन स्किल्ड है और जो फिजिकल लेबर ज्यादा करती है, मेंटल लेबर के बजाय फिजिकल लेबर ज्यादा करती है। अब बचता है पिंक और गोल्ड। तो पिंक और गोल्ड जो है ये व्हाइट कॉलर के पार्ट है। पिंक कॉलर जॉब एक्चुअली उन वर्कर के लिए, एक्चुअली पिंक वर्ड जो पिंक शब्द जो है वो महिलाओं से संबंधित है, बिल्कुल क्लियर है ना, ज्यादातर ये कहा जाता है, हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये महिलाओं से संबंधित है पिंक कॉलर जॉब, तो पिंक कॉलर वर्कर उनको कहा जाता है जो महिलाओं से संबंधित वो जॉब जिसमें वो किसी की देखरेख के लिए, किसी केयर के लिए स्पेशली करती हैं, खास तौर से नर्सेज। तो पिंक कॉलर जॉब आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो नर्सेज हैं उनकी जो ड्रेसेस हैं वो पिंक होती हैं। वो हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा कोई इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन जनरली पिंक कॉलर जॉब में नर्सेस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं और ये कहा जाता है कि भाई मेल नर्सेस भी तो आ गए हैं, ऐसे मेल भी तो हैं जो अब उसमें जा रहे हैं। लेकिन इस पर भी काफी बड़ी बहस हुई थी, बड़ा डिबेट चला था कि इसे पिंक कॉलर जॉब से हटाया जाए और इसे व्हाइट कॉलर में ही रखा जाए। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अगर पिंक कॉलर जॉब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पिंक कॉलर वर्कर कौन से हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, जो वुमेन वर्किंग के लिए और स्पेशली हेल्थ एंड केयर सेक्टर में। उसके बाद आता है गोल्ड। अभी जैसा मैंने बताया कि गोल्ड कॉलर जॉब में वो सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जैसे इंडस्ट्री में बहुत टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेता है, बड़े बड़े बोर्ड्स हैं जो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री अगर कोई वस्तुएं अपनी प्रोवाइड करा भी रही है तो भी उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बोर्ड लेता है, सीईओ लेता है ना। आप लोग गोल्ड कॉलर जॉब में आओगे जब आप डीएम बन जाओगे, आप आईएएस बन जाओगे, तो गोल्ड कॉलर जॉब डिसीजन मेकर्स की कही जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल में बैठे हुए लोग हों, तो जो डिसीजन लेता हो पूरा सब कुछ चेंज करने के लिए, पॉलिसी बनाता हो, वो सब के सब गोल्ड कॉलर, उनकी सर्विसेज को गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जल्दी से इसके स्पेशल फीचर पर। कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो इसके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो सेवा क्षेत्र है वो आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है इस समय। आर्थिक विकास का सबसे इंपॉर्टेंट चालक है ये, की ड्राइवर जिसको कहा जाता है। दूसरी बात, क्योंकि इस समय ऐसा क्यों कहा गया इसे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है इस समय, आपको पता है ना। क्योंकि भारत के अभी जैसा आप नीचे देख रहे हो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे कितना कितना योगदान है, ये डेटा ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि वैल्यू एडेड में जो योगदान है सर्विस सेक्टर का वो 50.539% है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सेवा क्षेत्र में सर्विसेज, जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, वस्तुओं का ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसी तरह से सेवाओं का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो सेवा क्षेत्र का जो सर्विस सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो कितना था, 1254 बिलियन का, और इंपोर्ट कितना था, 709 बिलियन का। ये एक ऐसा इकलौता क्षेत्र है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी में एक ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, यानी जो बैलेंस है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव है। ज्यादातर सेक्टर्स में जो बैलेंस है वो निगेटिव है,
भारत का पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है, आयात निर्यात है, या व्यापार संतुलन जिसको हम कहते हैं, ट्रेड बैलेंस, वो पूरा का पूरा अनफेवरेबल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा अनफेवरेबल है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है ये सर्विसेज, कि सर्विसेज भारत निर्यात ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यानी बाहर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, और अपने देश में उसको जो सर्विसेज मंगाई जाती हैं वो कंपैरेटिवली कम है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समस्या जो है आगे हम डिस्कस करेंगे, जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इसका है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो है ना। और ये डेटा भी आप ध्यान रखिएगा कि पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा अगर एफडीआई किसी क्षेत्र को मिला है तो वो सर्विस सेक्टर को मिला है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ये एक अकेला क्षेत्र ऐसा है जिसका ट्रेड परफॉर्मेंस फेवरेबल है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो फेवरेबल कहलाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे तमाम सारे, जैसे कंटेंट में देखा था कि तमाम सारे पार्ट्स थे, उसमें से अब हम ये देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो क्या है इसका। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद में किसी भी क्षेत्र का योगदान देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कोई भी देश विकास के पथ पर किस हद तक जा रहा है। जब उसे कैटेगराइजेशन किया जाता है अर्थव्यवस्था का, तो कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की जीडीपी में टर्सरी सेक्टर की भागीदारी सबसे ज्यादा हो तो ये कहा जाता है कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसे डेवलप्ड माना जाता है, डेवलपिंग से भी वो आगे बढ़ जाती है। इस पर भी इश्यूज हैं और ये इशू हम आगे डिस्कस करेंगे। 1947 से 1991 तक हम अच्छी तरह से जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंस था उसका, और जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एग्रीकल्चर सेक्टर की थी, है ना। सबसे ज्यादा जो योगदान था वो कृषि क्षेत्र का था। ऐसा कहा जाता है जब अगर आप इकोनॉमीज का डेवलपमेंट पाथ, जो विकास का पथ है, अगर उसका आप अध्ययन करें तो इसके 3 चरण बनाए गए हैं। और इन 3 चरणों में कहा जाता है कि सबसे पहला चरण विकास का वो होता है जब कोई इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, औद्योगिक क्षेत्र की उससे कम होती है, और सेवा क्षेत्र की सबसे कम होती है। द्वितीय चरण तब आता है जब कृषि क्षेत्र की भागीदारी घटती है, द्वितीय क्षेत्र की बढ़ती है, और सर्विस सेक्टर की भी थोड़ा बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तृतीय क्षेत्र, जो तीसरा चरण है, वो है जिसमें टर्सरी सेक्टर वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा, जो तीसरा चरण है वो है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में टर्सरी सेक्टर की भागीदारी सबसे ज्यादा हो जाती है और प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सबसे कम हो जाती है, जैसा इस समय भारत में है ना। आजादी के बाद से क्या हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग डबल हो गई है। इसमें भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसमें फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं आईटी के बाद जो सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जीडीपी में। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा एफडीआई इस समय अट्रैक्ट कर रहा है ये, और इसीलिए इसके बेसिस पर ही सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, या कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत इस समय पूरी विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट जगह अपनी बनाए हुए है। तो किसके किसके बेसिस पर? सेवा क्षेत्र के आधार पर। जो 2018 के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो सेवा क्षेत्र का योगदान था वो 60% था। ध्यान रखिएगा 18 के बाद से इसमें कमी आनी शुरू हुई है, लेकिन काफी तेजी से ये जो 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से जो 21वीं शताब्दी का जो दो दशक थे पिछले,
उसमें सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से डेवलप हुआ पिछले 20 सालों में। और सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो इसने अट्रैक्ट किया, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसने किया। और जो सर्विसेज, जो रोजगार है, हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं कि रोजगार में योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटीज, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें शामिल की जाती हैं, और जिसके तमाम सारे आयाम हैं, जिसमें जिनके नाम अभी आपने पढ़े हैं। उसके अलावा जो सेवा क्षेत्र है उसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैल्यू एडेड में ग्रॉस प्रमोशनल वैल्यू लगभग 55% है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2/3, इंडिया का जितना टोटल एफडीआई आता है उसका लगभग 2/3 सेवा क्षेत्र में आता है, क्योंकि जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो भारत में कैपिटल को क्रिएट करने में काफी हेल्पफुल होता है। और इस वजह से जो एफडीआई है, जो विदेशी निवेश है जिसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो लगभग 2/3 सेवा क्षेत्र में आता है। जो 38% जो जितना एक्सपोर्ट होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 40% या 38% अगर कह लीजिए तो वो किसका है, वो सेवा क्षेत्र का है। लेकिन एक जो बड़ी टिपिकल सी बात है वो ये है कि जो ये वैल्यू एडिशन है उसमें 2018 के बाद से कमी आनी शुरू हुई है, और ये 19-20 में तो कम हुई ही है, अभी 20-21 में भी और कम हुई है। अभी आगे आंकड़े में आपको दिखाऊंगी, तब आप देखेंगे इसको। एफडीआई में तो वृद्धि हुई है निश्चित रूप से सेवा क्षेत्र में। 19-20 के ये आंकड़े हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं मैंने। तो अब थोड़े से डेटा देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो सेवा क्षेत्र है वो आगे विकास कर रहा है। क्योंकि अगर हम तमाम क्षेत्रों की अगर हम समृद्धि दर अगर हम देखते हैं, जो ग्रोथ रेट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाकियों की तुलना में भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसने काफी तेजी से विकास किया। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि 2014 तक तो जो ग्रोथ का चार्ट था वो बहुत तेजी से, अभी आगे एक डेटा और है मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। लेकिन जो 2014 में जो हाईएस्ट था 12%, उसके बाद से इसमें कमी आनी शुरू हुई है। और वो आप अगर ये देखें कि FY 2020 में ये और कम हो गया, और 21 में जो अभी डेटा आया है वो तो माइनस में चला गया है, -8.8 है, जो इसमें अभी मैंने शामिल नहीं किया है। वो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसमें है, उसमें मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये लगातार धीरे धीरे सर्वे क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे घटनी आरंभ हुई है। ये एक मुद्दा है, एक इशू है, जब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये डेटा आप देख रहे हैं, ये है भारत में जीडीपी में सेवा क्षेत्र में इसका योगदान। ये आजादी के बाद से अगर हम इसको देखें इस ग्राफ को, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाएंगे कि धीरे उतार चढ़ाव तो इसमें बहुत सारे हुए हैं, है ना, लेकिन इसमें जो पहले घटा भी है, कहीं पर बढ़ा भी है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि 1995 के आने के बाद से, 1995 एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, WTO का एस्टेब्लिशमेंट। और WTO का योगदान केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं है, बल्कि जो WTO है उसका योगदान सेवा क्षेत्र के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो 1995 के बाद इसका तेजी से बढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट दो कारण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो 91 में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जहां से जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसको पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया, जिससे ट्रेड काफी तेजी से डेवलप हुआ। और WTO की स्थापना, WTO के जो कंडीशंस थी वो भारत को काफी फेवरेबल थी, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर का जो ग्राफ था वो काफी तेजी से बढ़ा। जब सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी जीडीपी में, टोटल जीडीपी में उसका योगदान भी ज्यादा होगा।
तो वो काफी तेजी से बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि 95 के बाद से, मैंने बताया था कि 91 तक एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन 91 के बाद से धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये काफी तेजी से बढ़ते 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 पहुंच गया, काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। और अगर इस समय आप जो ये 3 डेटा हैं इनको मैंने अलग से यहाँ पर इसीलिए नोट कर दिया है कि 2019 में भारत की जीडीपी में योगदान 49.4% था, 2020 में 53.6% था, यानी आधा 2019 तक, और उसके बाद आधे से भी ज्यादा, यानी जितना उत्पादन होता है पूरे देश में उसके आधे से भी ज्यादा उत्पादन सेवा क्षेत्र में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इसके योगदान को बढ़ाती है। अगर हम इसमें शुरू से तीनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, तीनों क्षेत्रों को, प्राथमिक, द्वितीयक, टर्सरी, तीनों सेक्टर्स को अगर हम देखें, यहाँ पर डिकेडल लिया है मैंने क्योंकि लंबा चार्ट बनाने का जो वो था अवेलेबल नहीं था, लंबा चार्ट बहुत बहुत सारे स्लाइड्स में बनाना पड़ता, इसको हम शॉर्ट में देख सकते हैं। जो पहला दशक था उसमें आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जो था वो सबसे ज्यादा था, है ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये घटते 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 10,11 तक, 10-11 में 12.7% हुआ, और जो वर्तमान में है इस समय वो 13.7% है। जो अभी इस समय का दशक है भारत का, उसमें ये 13.7% है। इसी तरह से जो तृतीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र की सबसे खास बात यह कि द्वितीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है। द्वितीय क्षेत्र का जो ग्राफ है वो लगभग फ्लैट है। वो यहाँ पर भी 23, आप देखिए जो 1950 से 60 का दशक था उसमें भी 23.7% था, और अगर आप ये देखिए 10-11 तक तो वहां भी 23.6% है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ये भी एक इशू है और ये भी एक चिंता का विषय है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से जो डेटा है अगर आप देखें टर्सरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर में जो योगदान है जीडीपी में वो 31 पॉइंट से बढ़ करके 10-11 तक तो ये बहुत तेजी से बढ़ा। कहाँ कब से बढ़ना शुरू हुआ? बढ़ना तो ये 71-81 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो इसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई थी वो 1991 के बाद से हुई। 91-92 के बाद से काफी तेज वृद्धि हुई, और ये 97-98 से लेकर के 10-11 तक काफी तेज वृद्धि हुई। और लेकिन इसमें जो उतार आना शुरू हुआ वो 2011-12 के बाद से, 64% के बाद से ये फिर 60% पर आया, फिर 59 पर आया, 49 पर आया, और पिछले 3 सालों में थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन फिर भी जो इसका पीक था वो सन 2010-11 में था, जिस समय इसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, जब जो भारत का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ था उस समय, इसकी वजह से इसमें बहुत तेजी जो इसमें वृद्धि हुई थी। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, हर क्षेत्र में एक ग्रोथ आने के बाद उसमें एक थोड़ा स्लो डाउन आता है, तो अभी वो एक फ्लैट सिचुएशन में चल रहा है। लेकिन जो एक तेज वृद्धि थी वो थोड़ा सा रुकी है। अगर हम आगे देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में इसके बाद 13-14 और 18-19 और 19-20 के आंकड़े भी यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर आप प्राथमिक क्षेत्र में को देखें, प्राथमिक क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो योगदान है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये 19-20 में 30.9% था, तो ये 20-21 में 13.7% हो गया है एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वही मैंने जैसा आपसे कहा कि वो वही 23-24 से लेकर के 27-28 यानी अंडर 30 लगभग बना रहता है। जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान अभी आपको जैसा दिखाया था, डेटा जो आपको दिया था उसके हिसाब से इस समय जो डेटा है वो 55.67% इस समय कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसका। इसके बाद जो ग्रोथ है, जो सेवा क्षेत्र की ग्रोथ है, वो अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र की ग्रोथ में
अगर आप यहाँ पर डेटा देखें 20-21 का, तो इसमें सर्विस सेक्टर की ग्रोथ माइनस में चली गई है, और कारण हम सबको पता है। 20-21 का जो अनुमान है, जो आगे आने वाले समय में, वो भी माइनस में है और बढ़ गया है। जो 20-21 के क्वार्टर्स हैं, उनमें भी ये माइनस में है, और हम सबको पता है उसका कारण क्या है। उसका कारण पैंडेमिक है, जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी क्षेत्र को हुआ है तो वो सेवा क्षेत्र को हुआ है। इसमें से भी जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रेड में होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इन सबका ये सारी की सारी माइनस में है ना। तो इन सारे क्षेत्रों के घटने की वजह से इस क्षेत्र का जो ग्रोथ है वो काफी अफेक्टेड हुई है। अगर तीनों का कंपैरेटिव चार्ट हम तीनों इंडस्ट्रीज का देखते हैं, तो ये देखते हैं कि सर्विस सेक्टर का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली 90s के बाद से। एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान लगातार नीचे गिरा है, और इसमें जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो भी 90s के बाद से काफी गिरावट आई। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसा मैंने आपसे कहा कि थोड़ा बढ़ा तो, लेकिन अगर आप 1970 के बाद से देखें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इसके बाद जो सेवा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो तमाम क्षेत्र हैं, उनमें किस तरह की कैसी परफॉर्मेंस रही है, जो बहुत पुराने डेटा मैंने नहीं लिए, क्योंकि बहुत पुराने डेटा आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ज्यादातर रिसेंट 3-4 सालों के जो चेंजेस हैं उसी के आधार पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो आईटी सेक्टर का है, और इसमें धीरे 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 आईटी बीपीएम सर्विसेज आप देख रहे हैं 139 से बढ़ी है, 161 तक पहुंच गई है। तो ये जो ग्रोथ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ चूंकि आईटी सेक्टर में है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एविएशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, एविएशन सेक्टर में काफी तेज वृद्धि है। उसके अलावा टेलीकॉम, टूरिज्म, शिपिंग, पोर्ट्स, इन सब में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। जो अगर इन सबको अगर आप देखें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्विस है वो आईटी सेक्टर जो नंबर 1 पर है इस समय, इसीलिए इसको नंबर 1 पर रखा जाता है। आगे हम इसकी ट्रेड परफॉर्मेंस अगर देखते हैं, तो ट्रेड परफॉर्मेंस में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है, एक्सपोर्ट सर्विसेज, जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, वो ट्रेवल का अगर आप देखिए 2017-18 से लेकर के 17-18 से 18-19 में काफी तेजी से इसमें वृद्धि हुई है। ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब के सब, जहां इनका इनका शेयर परसेंट, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखिए 1% से जस्ट डबल हो गया है 17-18 में, काफी तेजी से इसमें ग्रोथ है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज देखिए, 44% जहां पर था ग्रोथ, अब वो 77.3%, 83.5%, है ना। काफी तेज इसकी वैल्यू में इसकी वृद्धि हो रही है। बिजनेसेस बिजनेस सर्विसेज जो है उसमें काफी वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी, ये सारे एक्सपोर्ट हैं, याद रखिएगा, ये सारे एक्सपोर्ट हैं। और टोटल सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हुई हैं, जहां वो 17-18 में 195 जो उसकी वैल्यू थी, अब वो बढ़कर के 208 बिलियन की हो गई है, यानी इसमें भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है। अगर हम इंपोर्ट परफॉर्मेंस देखें, तो इंपोर्ट परफॉर्मेंस में इंपोर्ट में काफी बढ़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर एक्सपोर्ट की तुलना में देखें तो काफी कम हुआ है। जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस जहां पहले 77.6 था, वो अब 81.9 है। तो जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवरेबल है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो ज्यादा है,
और जो इंपोर्ट की जाने वाली वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसे भी शेयर करना चाहिए। ये एजुकेशन सर्विसेज का डेटा है, इंपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड एजुकेशन सर्विसेज का मतलब है कि जो आयात किया जा रहा है, यानी भारत के लोग एजुकेशन के लिए बाहर कितना जा रहे हैं, बाहर की जो फॉरेन सर्विसेज हैं उनको कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बाहर से कितने लोग अपने देश में बुलाए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, है ना, जो एजुकेशन सेक्टर में। तो या फिर जो ट्रेवल से रिलेटेड सर्विसेज हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। अगर आप ये डेटा देखिए तो इसमें ये दिख रहा है साफ साफ कि ये 13-14 में इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा है, जस्ट डबल हो गई है। जहां 13-14 में ये 2 से थोड़ा सा ऊपर था, वहीं पर ये 4 से ऊपर निकल गया है 18-19 में। तो एजुकेशन सेक्टर में, सर्विसेज में, इंपोर्ट में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। यानी भारत में भारत के लोग एजुकेशन की सर्विसेज बाहर लेना ज्यादा पसंद करते हैं, नंबर एक बात है ना। इसमें जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि एजुकेशन ट्रेवल सर्विसेज में क्या आता है, इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर जो अपनी खर्चा करते हैं ट्यूशन फी के लिए या रूम और बोर्डिंग करते हैं, विदेश का कोई यहाँ पर अगर आके खर्च करता है तो वो एक्सपोर्ट में आता है। लेकिन अगर हम लोग जाकर के बाहर अगर एजुकेशन सर्विसेज लेते हैं तो वो इंपोर्ट में आता है। तो इसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो कंट्रोवर्शियल है और काफी जिसके लिए काफी शोर मचाया जा रहा है, वो ये चार्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इश्यूज हैं सेवा क्षेत्र से रिलेटेड, वो इस चार्ट को देखने के बाद ही समझ में आएगा। वैसे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। लेकिन जरा रोजगार में इसकी स्थिति देखिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका योगदान जीडीपी में 65% से घट करके 13% रह गया, उसका रोजगार में हिस्सा जरा देखिए। रोजगार में हिस्सा 65 से घटकर केवल कितना हुआ, 52%। इंडस्ट्री की तो बात मत करिए, क्योंकि इंडस्ट्री जहां इतनी कांस्टेंट लेवल पे चल रही है, जहां थी वहीं पर है, चाहे वो लोगों को रोजगार देने की स्थिति हो और चाहे जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देने की स्थिति हो। और सर्विस सेक्टर को देखिए, सर्विस सेक्टर 93-94 में जहां इसका योगदान केवल 20%, 22% होता था जीडीपी में, है ना, उसका योगदान 30% से बढ़कर के आज के दिन में हम बता रहे हैं कि 55% है। लेकिन रोजगार ये कितना दे रहे हैं, जहां 93-94 में ये 23% रोजगार दे रहे थे, आज कितना रोजगार दे रहे हैं, 36%। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है और एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है जब सेवा क्षेत्र की सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। आगे मैं डिस्कस करूंगी इसको। सस्टेनेबिलिटी में सेवा क्षेत्र बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि ये जीडीपी में योगदान भले ज्यादा दे रहा हो, लेकिन रोजगार प्रोवाइड करने में इसका जो भाग या ग्रोथ उस हिसाब से होनी चाहिए थी, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है। एक मैं आज ये, और टाइम अभी है, मैं इसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में आज आपको बताना चाहती हूँ। अभी समय अगर होगा तो मैं देखूंगी इसे। हाँ, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय प्रबंधक सूचकांक। ये क्रय प्रबंधक सूचकांक
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मापने का एक सूचक है। इसमें जिस तरह की इकोनॉमिक, क्योंकि जब इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी क्या स्थिति है, और ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन इस इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि ये दो दो क्षेत्रों पूरा मतलब दो क्षेत्रों की व्यवसायिक गतिविधियों की सूचना देता है, उनकी आर्थिक गतिविधियों की सूचना देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंडेक्स सेवा क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र है उनकी गतिविधियों पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विश्व के 40 से ज्यादा देशों की गतिविधियों के लिए क्वेश्चनेयर तैयार की जाती है, इन इंडस्ट्रीज को भेजी जाती है, और उनसे जो रिप्लाई आता है उसके आधार पर मासिक आंकड़े बना करके एक इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इस इंडेक्स में शामिल जितने देश हैं उनकी उनका कंपैरिजन किया जाता है एक रूल से, और जिसकी वजह से जो स्टेटस है किसी कंट्री का, किसी अर्थव्यवस्था का, वो मापा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो इंडेक्स बनाया जाता है वो 0 से 100 के बीच में रखा जाता है, जो इंडेक्स बनता है। और अगर कभी आप अगर नाम सुने तो आपको पता, कभी हो सकता है आपने पढ़ा हो पढ़ते समय, ये पूरा काम जो करती है वो लंदन बेस्ड एक सर्विसेज है, IHS मार्केट इंडिया, IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज, IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बनाती है। और 0 से लेके 100 तक का जो आंकड़ा दिया जाता है उसके आधार पर यह तय होता है कि इन क्षेत्रों की परफॉर्मेंस क्या है। जो PMI है, जिसको हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स या क्रय प्रबंधक सूचकांक जिसको कहते हैं, इस समय बहुत चर्चा में है। वो चर्चा में इसलिए है, बहुत ज्यादा इशू है इस पर, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब इसके आंकड़े बनाए जाते हैं, अगर ये 50 से नीचे, अगर कोई ऐसा देश का आंकड़ा, अगर कोई देश का इंडेक्स 50 के नीचे आता है तो ये माना जाता है कि जो स्थिति है वो इकोनॉमी की, किसी क्षेत्र की, वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर 50 से ऊपर आता है तो उसको अच्छा माना जाता है। यानी अगर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं, इकोनॉमी में काफी तेजी है, अर्थव्यवस्था काफी ग्रो कर रही है, व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है, विस्तार है, जो व्यापार चक्र का उतार चढ़ाव होता है ना, जिसको कहते हैं तेजी और मंदी, तो तेजी की स्थिति है। लेकिन अगर 50 से नीचे जाता है तो ये कहते हैं कि ये संकुचन है, और जब 50 से कम हो जाता है इंडेक्स तो माना जाता है कि संकुचन है। चर्चा में इस समय इसलिए है क्योंकि जो इस समय IHS मार्केट ने अपना एक सर्वेक्षण किया और जो डेटा प्रस्तुत किया 2020 से लेकर के अभी तक का, उसमें जो 2020 की बात मैं सिर्फ अभी कर रही हूँ, उसमें उसने लगातार ये कहा, और निश्चित रूप से वो पैंडेमिक की वजह से था, कोरोना की वजह से, कि जो भारत है, भारत में लगातार जो PMI इंडेक्स है वो लगातार घटता जा रहा है। जो अगला पॉइंट है वो यही है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के आंकड़े इकट्ठा करके, उनको कैलकुलेट करके और फिर दोनों को मिक्स करके एक टोटल इंडेक्स बना करके, कंपोजिट इंडेक्स बना करके, और फिर उसको आंकड़े को जारी किया जाता है। ये जो PMI 2020 आया था, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आंकड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ये कहते हैं कि भारत में जो संकुचन है वो लगातार बना हुआ है। अभी मैं अगर एक ग्राफ तक पहुंच गई तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक वी शेप बना हुआ है लगातार, और उस वी शेप की वजह से, वी शेप हालांकि उसमें रिकवरी हुई है इसीलिए वो वी शेप में आया है, लेकिन जो इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए 2020 के,
उसमें इन्होंने कहा कि 2020 में अप्रैल में जो पीएमआई था भारत का वो 5.6 आया, और निश्चित रूप से पूरा लॉकडाउन था, जिसकी वजह से तमाम सारी जो सर्विसेज थी वो सारी बंद हो गई थी, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, पर्यटन इंडस्ट्री हो, सब सब बंद थे। तो वो पीएमआई 50 आने के बजाय, जबकि उससे पहले वो लगातार 50 से ऊपर रहता था। तो अप्रैल में जब मार्च में 18 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अप्रैल में जो अप्रैल में पीएमआई आया वो 5.6 आया। मई में वो थोड़ा सा बढ़ा, 12.6 हुआ। जून में ये थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि कुछ कुछ लॉकडाउन खुलने शुरू हो गए थे, कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होनी शुरू हो गई थी, तो वो 33.7 तक पहुंच गया था। इसके बाद इस सर्वेक्षण में ये भी कहा गया कि पहले जो 2020 मार्च 2020 से पहले के जो आंकड़े थे, उसमें जो पीएमआई था उसको अभी भी सर्विस सेक्टर अभी उसको कैप्चर नहीं कर पाया है, उसमें लगातार गिरावट जारी है। उसका कारण क्या था कि जो कंपनियां थी, जो फर्में थी, जो अपनी आर्थिक गतिविधियां थी, उन्होंने उसको बिल्कुल स्थिर कर रखा था। बहुत सारी, लगभग 60% फर्म्स ऐसी थी जिन्होंने मई के बाद से सर्विस सेक्टर में किसी प्रकार का कोई उत्पादन में कोई चेंज नहीं किया। तो 4% फर्में केवल ऐसी थी जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी बहुत थी। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में ये भी कहा गया कि जो विनिर्माण गतिविधियां थी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसमें भी कमी आई है, जो जिसके कारण से लॉजिस्टिक यानी जो मैन्युफैक्चर होता है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसमें भी कमी आई है। लगातार लॉकडाउन होने के कारण मांग में कमी आई है, क्योंकि लोगों की आय घट गई है। तो ये सारे कारण बताए गए थे। मैं जल्दी से इसको भी खत्म करती हूँ। जून में ऑर्डर में कमी होना, ग्राहकों के द्वारा व्यवसाय अपने बंद करना जिससे उनकी आय नहीं थी, जिसकी वजह से ये संकुचन हुआ। निर्यात बिक्री में गिरावट होना, उपभोक्ता की आवाजाही पे चूंकि रोक लग गई थी, तो वो चूंकि घर में बंद थे, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज थी जिनकी मांग कम हो गई थी। मांग में कमी होने के कारण जो व्यापारी जो संस्थान थे, उन्होंने अपनी उत्पादन अपना घटाया और बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया, जिसकी वजह से रोजगार घटा। मैं यहाँ पर इसकी बात कर रही थी कि ये जो डिप था, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये तो एक्टिविटी इंडेक्स है जो 2008 से लेके 2020 तक का है। अगर आप देखिए इस ग्रोथ को, तो 2008 से यहाँ पर एक डिप आया था 2009 में, क्योंकि 2008 में भी एक बार मंदी आई थी, और जिसमें सबसे ज्यादा आईटी और बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ था। आईटी और बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो सेवा क्षेत्र में एक डिप अगर आप देखें तो यहाँ पर आया है, लेकिन उसके बाद से सेवा क्षेत्र लगातार, अगर आप ये देखिए तो ये अगर हम इसे 50 मान लें, तो हम देख रहे हैं कि 50 के लगभग ऊपर चल रहा है ना, कहीं कहीं तो वो 60 से भी ऊपर निकल गया है। तो लगातार इसमें ग्रोथ जो है वो 50 से ऊपर बनी हुई थी, लेकिन इसमें गिरावट कहाँ पर आई? 2020 में। ये जो डिप आया, यहाँ पर गिरावट आई 2020 में, जिसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि अप्रैल 19 से लेकर के फरवरी 2020 तक ये लगातार 50 से ऊपर इंडेक्स है। जो पीएमआई इंडेक्स है वो लगातार 50 से ऊपर है। इवन फरवरी में तो ये 55 पर है, फरवरी में तो ये 55 पर है। लेकिन फरवरी के चूंकि उसके बाद से ही लगना शुरू हो गया था कि केसेस बढ़ रहे हैं और हो सकता है लॉकडाउन शुरू हो जाए, तो इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। और अगर आप यहाँ पर देखिए कि मार्च में जब लॉकडाउन लगा, तो अप्रैल 2020 में ये जो डिप आया, यानी जहां पर जो इंडेक्स था, अभी जैसा आपको बताया था कि वो 5 पर पहुंच गया, तो पीएमआई इंडेक्स बहुत नीचे चला गया था, जिसमें धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने शुरू हुए, थोड़ी थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड होनी शुरू हो गई, वैसे वैसे इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है। और ये जो एक शेप आया है, ये आप देख रहे हैं, एक शेप वी का शेप, इसे इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी है। तो ये एक वी का शेप आया, यानी पहले तेज गिरावट और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक रिकवरी शुरू हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा। तो ये था पीएमआई इंडेक्स।
इकोनॉमिक सर्वे में सेवा क्षेत्र में जो चीजें दी गई हैं उसको बता के फिर मैं आज आपका यहीं पर आज मैं इसे खत्म करूंगी। भारत में जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 में आया, उसमें जो डेटा सेवा क्षेत्र का था, उसमें ये भी लेटेस्ट डेटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के 54% से अधिक कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का लगभग 4/5वां हिस्सा सर्विस सेक्टर से आया है और ग्रॉस वैल्यू एडेड का 54% से अधिक जो है वो सर्विस सेक्टर से है। भारत में जितना ग्रॉस वैल्यू एड हुई है यानी जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उत्पादन में, उसमें मोर देन 50% यानी 54%, ये 21 का डेटा है, ध्यान रखिएगा, जितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई है उसमें 54% सेवा क्षेत्र का है और जितना एफडीआई भारत में आया है उसका 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा का मतलब लगभग 80% हो गया, लगभग 80% सर्विस सेक्टर से आया है। कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा है, जो पहले 38% था वो बढ़ करके 48% हो गया है। और जो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं अभी जैसे जिनका आपसे मैं जिक्र कर रही थी, पीएमआई इंडेक्स है ना, रेल फ्रेट ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक, इनमें सब में तेज गिरावट हुई, लेकिन ये वी शेप के बाद रिकवरी कर रहे हैं। अगर आपसे वी शेप कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि वी शेप का मतलब है कि पीएमआई में तेजी से गिरावट, पीएमआई और दो इंडिकेटर और हैं, रेल फ्रेट ट्रैफिक और पोर्ट ट्रैफिक। रेल फ्रेट यानी रेल यातायात, और पोर्ट का जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेल और पोर्ट की जो सर्विसेज हैं, इस तरह से इसको समझ लीजिए, इनके जो ट्रैफिक हैं इनमें तेज गिरावट के बाद भी, लेकिन ये मुख्य तौर से जुड़ा हुआ है पीएमआई से, इस बात को याद रखिएगा, तेज गिरावट होने के बाद फिर इसमें धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में ही बहुत सारी गिरावट के बाद भी 38 नए स्टार्टअप, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ध्यान रखिएगा, 38 नए स्टार्टअप शुरू किए गए हैं और 12 स्टार्टअप जो हैं वो और इंक्लूड हुए हैं। स्पेस सेक्टर जो सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ से बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, इन सब में भी काफी तेज वृद्धि, इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है और इसमें बहुत सारे इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ये पार्ट है स्वॉट एनालिसिस का, जिसे मैं आज नहीं बताऊंगी, कल, ये छोटा सा ही पार्ट है, इसको मैं कल बता करके और कल ही आगे जो अगला क्षेत्र है इसका वो मैं आगे, क्षेत्र तो तीनों खत्म हो गए हैं, लेकिन स्वॉट एनालिसिस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये 6 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 10-15 मिनट इसको डिस्कस करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं प्री एक बार से आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कराऊं या फिर मैं पब्लिक फाइनेंस शुरू करूं। आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जितनी ज्यादा, जैसा अगर आप लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं तो मैं पब्लिक फाइनेंस उसके आगे शुरू करूंगी, और अगर आप नेशनल इनकम या प्रीलिम्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल सेक्टर है या सोशल सिक्योरिटी है, जो तमाम सारी योजनाएं हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, जिसमें ज़्यादा मुझे लोगों के कमेंट्स दिखाई देंगे मैं फिर उसी सेक्टर को पढ़ाना शुरू करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, हालांकि कोरोना में तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है, लेकिन अभी भी इसमें प्रीलिम से संबंधित, ओके, ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे, अगर प्रीलिम से रिलेटेड आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल इनकम, ओके, ठीक है, नेशनल इनकम भी प्रीलिम से ही रिलेटेड है, पावर्टी, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई,
ठीक है, मैं पब्लिक फाइनेंस, जीएसटी तो पब्लिक फाइनेंस का ही हिस्सा है तरन्नुम। अगर जी आप लोग पब्लिक फाइनेंस अभी नहीं पढ़ना चाहते, पहले मैं पब्लिक प्रीलिम्स पहले पढ़ा दूं, उसके बाद मैं शुरू करूंगी पब्लिक फाइनेंस, जिसमें जीएसटी भी मैं, या मैं उसी के साथ ही बता दूंगी, डोंट वरी, जीएसटी में अलग से बता दूंगी आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, क्योंकि अभी दूसरे सर भी वेट कर रहे होंगे तो कल मिलते हैं फिर 3 बजे। 3 बजे से ये क्लास शुरू होती है बच्चों, जिनको नहीं पता है उनके लिए। कल फिर मिलते हैं।